इनके बाद जो मैं बार बार लफ्ज यूज करता हूँ कि कौन सी जादू की छड़ी है कि 30 साल का काम ये 30 दिन में कर लेंगे। जब ये SIR शुरू हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी CEC साहब ने, मैंने सुनी थी पूरी। पहला लफ्ज उन्होंने आर्टिकल 326 यूज किया था कि आर्टिकल 326 के मुताबिक हमें इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करना होता है। तो आप सबका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, शैल बी, विल भी नहीं है, शैल बी टाइटल टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर। तो हम आपके घर आएंगे, साहब आपका क्या नाम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या उनकी उम्र है, और ये सारा लिखेंगे। ये काम हम पिछले 75 साल से कर ही रहे थे और पिछले 30 साल से हमने इसको डिजिटल कर दिया था। हालांकि उस वक्त की इलेक्शन कमीशन या कभी की भी इलेक्शन कमीशन इतनी समझदार तो नहीं थी जैसे आजकल की है कि ये फॉरेनर्स घुसपैठिए बहुत आ गए, बड़ा सीरियस मामला। जरूर हमें उनको पकड़ के उनको पीटना भी चाहिए और उनको वोटर लिस्ट से भी निकाल देना चाहिए और देश से भी निकालना चाहिए, जरूर निकालना चाहिए। कितने पकड़े आज तक नहीं बताया, और लेकिन जो हमने मीडिया से सुना पढ़ा कि 500 ऐसे पाए गए फॉरेनर्स 8 करोड़ में, जिसमें से 150 बांग्लादेशी और 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके बिहार में आई हैं। 150 लोगों के लिए 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया गया है। इस देश में इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, कई बार हुआ है। पहले 2003 में हुआ था। किसी भी इंटेंसिव रिवीजन में नए सिरे से वोटर्स की सूची नहीं बनाई गई। अब जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इसमें नए सिरे से वोटर्स की सूची बनाई जा रही है और ये कहा गया है कि सबको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा, नहीं जमा करेगा, उसका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गैर नागरिक, वो कह रहे हैं 3 वजह हैं, कई लोग मर गए हैं, कई लोग शिफ्ट हो गए हैं और कई गैर नागरिक हमारे वोटर्स लिस्ट में आ गए हैं, इसलिए हम इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो 60 लाख एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर जो वो दे रहे हैं 58 लाख हैं, उसमें वो ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि मर गए, तो चलिए ठीक है मर गए। कुछ को वो कहते हैं कि भाई डबल वोटर है, तो डबल वोटर है तो उसका वोट कट गया। आपके घर में फॉर्म आएगा, आप फॉर्म लेकर जाएंगे, यानी कि आप जाएंगे कहने के लिए कि मुझे मेरा वोट होना चाहिए। वोट का अधिकार इस तरह का नहीं है कि सरकार आपके ऊपर लागू करेगी कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको वोट का अधिकार है, इलेक्शन कमीशन इसको इंश्योर करेगी, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ डिलीशंस हुए। इतनी बड़ी श्रेणी, इतना बड़ा ये वर्कर, ये जो सेक्टर है, ये एक्चुअली कौन है? हमारी समझ ये है कि ये पलायन किया हुआ मजदूर है। ये वो मजदूर है जो कहीं और काम कर रहा है और रह कहीं और रहा है, पैदा कहीं और हुआ था, इसलिए उसका फॉर्म वहां से वापस नहीं आ रहा है। मुस्लिम्स की परसेंटेज बंगाल के अंदर जो अनुपात है उससे 3 गुना ज़्यादा मुस्लिम्स के नाम उन लिस्ट्स में हैं जो कि अनमैप्ड है या जो कि जिनको कि बुलाया जा रहा है कि आप अपनी पहचान को सिद्ध करिए। इतनी फ्लॉड जो लिस्ट इस्तेमाल होगी, ये गलत लिस्ट है। वो लिस्ट इस्तेमाल होनी चाहिए जो कि पिछले इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल हुई थी। दूसरी मेजॉरिटी जो कि छूट जाएगी इस पूरी प्रक्रिया से। हमें याद रखना चाहिए कि इस साल की शुरुआत में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इस साल के अंत में आधार कार्ड को रीनंबरिंग करके कुछ और कर रिवाइटलाइज कर उसको रीइशू किया जाएगा। ये बनेगा वोटर कार्ड और फिर यही पंगा जाकर उधर खड़ा होगा। जो SIR के नाम पे अभी हो रहा है वो ब्रिटिश हुकूमत ने साउथ अफ्रीका में 1894 में किया था भारतीयों के खिलाफ। ये एक रिप्ले है। आपके पास कुछ तो है ही नहीं और जो वोटिंग राइट था बहुत लिमिटेड था, सबके पास नहीं था।
तो उन्होंने कहा ये जो सबके पास राइट था ही नहीं, बहुत कम लोगों के पास है, वो भी ले लेंगे। तो फिर वो वोटिंग राइट लेने के बाद आप बोलेंगे आप बिजनेस कर पाओगे, आप यहाँ नहीं रह पाओगे, आप हिंदुस्तान चले जाओ, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि जो बीजेपी सरकार देश में कर रहा है, दे आर लिटरली रिकॉलिंग दोज मेजर्स टेकन बाय कॉलोनियल अथॉरिटीज इन 1894 इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, इंटेंसिव रिवीजन की जो इम्प्लीकेशन है, अव्वल तो उसको रिवाइज करना, रिवीजन ही गलत बात है। तो रिवीजन तो आप किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ही करते ना, वो इन्होंने कूड़े में फेंक दी कि हम तो नए सिरे से बनाएंगे, तो उनको रिवीजन कहना भी गलत है। वोट जो है अब सरकार बताएगी कि आप आपका वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। एवरी टाइम आई एंटर एन इंडियन एयरपोर्ट, I look at myself, I said, I look at it, this is the right. But look what is happening there. They will बुलाएंगे तो आप आएंगे। फाइनली जो हिंदू मुसलमान वाला भी अगर आप देखें तो किसको इफेक्ट हो रहा है, मुझे ये सवाल मेरे मन में एज ए जर्नलिस्ट है, बिकॉज दिस इज ए हिंदुत्व सरकार की बड़ी साजिश। क्या अल्पसंख्यकों और गरीबों की राजनीतिक ताकत खत्म करने के लिए कोशिश चल रही है? जी हाँ सर, SIR। लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है, लेकिन अगर सरकार ही वोटर चुनने लगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? आज सवाल सिर्फ वोटिंग का नहीं बल्कि वोटिंग राइट्स यानी राजनीतिक शक्ति का है, क्योंकि जिस समाज के पास वोट है उसी के पास अपनी आवाज़ है, अपना भविष्य तय करने की ताकत है। अब निशाने पर कौन है? वोटर सूचियों में सबसे पहले गरीब, वंचित, प्रवासी मजदूर, महिलाएं, अल्पसंख्यक और हाशिए पर खड़े लोग रहते हैं। ठाकुर द्वारा से सबसे पहले सूची बनाई गई थी, फिर कई इलाकों में नाम काटने और जोड़ने को लेकर सवाल उठे। फॉर्म 6 की अनिवार्यता, इम्यूलेशन फॉर्म्स, दस्तावेजी बोझ और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के नाम पर आम नागरिक को उलझाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। पश्चिम बंगाल के 4 सीमावर्ती इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां बड़े पैमाने पर नाम हटाने को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि 58.5% मुस्लिम बहुल क्षेत्र में करीब 50% तक डिलीशन की शिकायतें सामने आई हैं। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ गलती नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हमला माना जाएगा। भारत में सबसे बड़ा प्रवासी वर्ग महिलाएं हैं। शादी, काम, विस्थापना सामाजिक कारणों से अलग स्थान बदलती हैं। अगर पता, प्रमाण और कागज़ के नाम पर उनके वोट छीने जाएं तो ये किसका नुकसान है? इतिहास भी हम आपको याद दिला दें, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंचाइजी बिल लाकर भारतीयों से राजनीतिक अधिकार छीने गए थे। उपनिवेशक शासन में अमीर आदमी को वोटिंग अधिकार, गरीब को बाहर रखने की नीति अपनाई जाती है। ये सारी बातें जन हस्तक्षेप के एक कार्यक्रम में हुई, जहां पर कहा गया फांसीवादी मंसूबों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हुई है और सबको बुलाया गया। ये चर्चा सर पे थी, SIR पे थी, वेस्ट बंगाल पर थी और कहा गया था मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें पैनलिस्ट थे डॉक्टर ASY कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त, श्री प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, सुश्री संगीता बरुआ, अध्यक्ष PCI, श्री सत्यनारायण साहू, पूर्व OSD राष्ट्रपति भवन, डॉक्टर अपर्णा, अध्यक्ष इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। यहाँ पर इन लोगों ने क्या कहा, आइए समझते हैं जन हस्तक्षेप के इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, ये चर्चा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में है जो आज कई राज्यों में चल रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में होने वाला है। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कानून में एक प्रावधान है, सेक्शन 23 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें ये लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैन ऑर्डर अ स्पेशल एन इंटेंसिव रिवीजन इन ए कंस्टिट्यूएंसी और अ पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी। हिंदुस्तान में जब पहले
चुनाव की सूची बनी, वोटर्स की सूची बनी 1951 में, जब हमारा संविधान आया था, उसके बाद एक ही बार नए सिरे से वोटर्स की सूची बनाई गई है, वो भी एक कंस्टिट्यूएंसी के एक हिस्से में, यूपी में ठाकुरद्वारा में, करीब 25 साल पहले बनाई गई थी, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिटेल्ड रीजंस लिखे थे कि क्यों यहाँ पर नए सिरे से वोटर्स की सूची बनने की ज़रूरत है। उसके बाद इस देश में इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, कई बार हुआ है। पहले 2003 में हुआ था, और किसी भी इंटेंसिव रिवीजन में नए सिरे से वोटर्स की सूची नहीं बनाई गई। अब जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, इसमें नए सिरे से वोटर्स की सूची बनाई जा रही है, और ये कहा गया है कि सबको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, भर के जमा करना होगा, और जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा, नहीं जमा करेगा, उसका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। तो इसकी वजह से ज़्यादातर राज्यों में करीब 10% लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से निकल गए हैं, और अभी तक हमारे वोटर्स लिस्ट में जितनी जनसंख्या, एडल्ट जनसंख्या जिनके नाम होने चाहिए, तकरीबन उतने ही नाम वोटर्स लिस्ट में होने चाहिए जितनी हमारी एडल्ट जनसंख्या होती है। तो उससे थोड़ा कम था, कहीं 97%, कहीं 98%, कहीं 99% इस तरह था। लेकिन इस SIR के बाद पहली बार ये फिगर जो है कुछ राज्यों में 90% से भी नीचे आ गई है, यानी कि 10% लोग जो एडल्ट्स हैं उन राज्यों में वो वोटर्स लिस्ट से निकल गए हैं, ड्राफ्ट लिस्ट से भी निकल गए। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है कि लोग अपना नाम चढ़ाने के लिए फॉर्म 6 में, नए सिरे से नाम चढ़ाने के लिए फॉर्म 6 में दरखास्त दे सकते हैं। नए सिरे से नाम चढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट ये होता है कि आप अपनी एज का और अपने रहने की जगह का कोई प्रमाण दीजिए, कुछ भी। या तो आप राशन कार्ड दे सकते हैं, या आधार कार्ड दे सकते हैं, या और कोई भी डॉक्यूमेंट, बैंक का कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। एज के लिए आधार दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, और उसके अलावा एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। उसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपका डिक्लेरेशन झूठा पाया गया तो आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। बस इतना आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। उसके अलावा एक फॉर्म 7 है जिसमें लोगों का नाम हटाने के लिए, कि किसी का नाम आप वोटर्स लिस्ट से हटाना चाहते हैं तो आप दरखास्त दे सकते हैं कि भाई इसका नाम इसलिए हटना चाहिए क्योंकि ये जिंदा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से चला गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का नागरिक नहीं। नागरिकता के बारे में जो इस SIR का मेन आधार इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गैर नागरिक, कह रहे हैं 3 वजह हैं, कई लोग मर गए हैं, कई लोग शिफ्ट हो गए हैं, और कई गैर नागरिक हमारे वोटर्स लिस्ट में आ गए हैं, इसलिए हम इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। अब नागरिकता के आधार पर लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम जजमेंट है 1995 का, लाल बाबू हुसैन के नाम से। उस समय हुआ ये था कि दिल्ली, बम्बई वगैरह में बहुत सारे, अनूप भी शायद उस केस में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों का नाम
इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्ट से हटा दिया था इस आधार पर कि आप ये कोई सबको नोटिस दिया गया था कि आप या तो पासपोर्ट दीजिए या बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, 3-4 डॉक्यूमेंट्स के नाम बोले कि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। बहुत सारे लोगों, ज़्यादातर लोगों के पास वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उनका सबका नाम हटा दिया गया। उसको जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि अगर पहली बात तो अगर किसी का नाम पिछली वोटर्स लिस्ट में है तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस होगा जिसका कि वो नागरिक है। उसके बाद अगर आप उसका नाम हटाना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस में बताना पड़ेगा कि क्यों इलेक्शन कमीशन को इस बात पर डाउट है कि आप नागरिक हैं, उसका ठोस आधार बताना पड़ेगा। उसके बाद उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी होगी उस जने को, और उस अपॉर्चुनिटी में वो कोई भी एविडेंस दे सकता है, ओरल या डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर उसके पास ना हो तो वो ओरल एविडेंस भी दे सकता है। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ने अभी SIR के साथ 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी। हम लोगों ने देखा कि बिहार में सिर्फ करीब 50% से कम लोगों के पास उन 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट था, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे बिहार में जिनके पास उन 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था। पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्वेंट सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे। तो अधिकतर लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास अपनी नागरिकता साबित करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। वो तो बस एक हलफनामा दे सकते हैं कि भाई हमारी पैदाइश यहाँ की है, हम यहाँ इतने साल से रहते हैं, हमारे माता पिता यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहते थे, इस तरह का हलफनामा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हलफनामा भी एविडेंस है, कोई भी एविडेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री सब एडमिसिबल होगा। और उसके बाद अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते कि आप नागरिक हैं, तो आपको ऑर्डर में रीजंस लिखने होंगे कि आप क्यों नहीं मानते कि आप नागरिक हैं, उसके बाद ही आप उसका नाम हटा सकते हैं। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने हर चुनाव में इलेक्शन ऑफिसर से को इंस्ट्रक्शंस दिए कि देखिए नागरिकता के आधार पर अगर आप किसी का नाम हटाएंगे तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आप याद रखिए, और उस फैसले के बहुत सारे पैराग्राफ्स हर गाइडलाइन में कोट करेंगे। और उन्होंने ये बोला कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि आप किसी का नाम नागरिकता के आधार पर वोटर्स लिस्ट से निकाल दें। आप ये जरूर कर सकते हैं अगर आपको डाउट है किसी की नागरिकता पर कि आप उस जने का सारे प्रमाण जो भी हैं आपके पास कि वो नागरिक क्यों नहीं है, आप फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को, किसी कोर्ट को, या फिर किसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दें। वो लोग तय करेंगे कि ये नागरिक है कि नहीं है, आप खुद नहीं तय कर सकते कि नागरिक है कि नहीं। इलेक्शन मैनुअल जो है इलेक्शन कमीशन का, उसमें और कई चीजें लिखी हैं। पारदर्शिता के बारे में लिखा है। इलेक्शन कमीशन के पास जब भी कोई एप्लीकेशन आती है नए वोटर का नाम डालने के लिए फॉर्म 6 में, या नए वोटर या वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 में, तो वो फॉर्म जो है और वो एप्लीकेशन तुरंत उनके वेबसाइट पर अपलोड करी जाएगी जिससे जनता देख सके। यानी कि पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी इस पूरे प्रोसेस में कि कैसे आप नाम डाल रहे हैं, कैसे नाम हटा रहे हैं।
इस एसआईआर के प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ने कोई पारदर्शिता नहीं रखी, कोई पारदर्शिता नहीं रखी। यहाँ तक कि वोटर्स लिस्ट भी वो मशीन रीडेबल फॉर्म, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर का यूज करके ढूंढ सकें आपका नाम कहाँ है, या कितने लोगों का एक ही जने का नाम, डुप्लीकेट नाम कितने लोगों का है, वो भी आप नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि इससे निजता का हनन हो जाएगा। अरे मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट तो आपको देनी है, मशीन रीडेबल फॉर्म में दें या ना दें, उससे कैसे निजता का हनन हो जाएगा। तो ये अच्छा, अब इन्होंने बंगाल में एक नया शगुफा छोड़ा। कहते हैं कि हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को मार्क करेंगे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये है कि अगर किसी का फादर का नाम पुरानी वोटर्स लिस्ट में फादर का नाम जो था उससे मैच नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं है, अगर किसी फादर और बेटे के नाम के एज में 20 साल से कम का डिफरेंस है, अगर एक जने के 5 से ज्यादा बच्चे हैं, तो हम उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मानेंगे और उनको नोटिस देंगे कि आप आकर नहीं, आप इसके अब प्रमाण दीजिए कि आप क्यों आपका वोटर्स लिस्ट से नाम ना हटाया जाए। अब हुआ ये कि बंगाल में 60 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस दिए गए। पहले तो इन्होंने करीब 60 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया कि उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं भरा। फिर 60 लाख और लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नोटिस दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये बोल दिया कि अच्छा, हम कोई जुडिशियल ऑफिसर्स, कई राज्यों के जुडिशियल ऑफिसर्स को बुला लिया, 200, 300, 400, 500 जुडिशियल ऑफिसर्स, कि वो लोग तय करेंगे ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। उन्होंने धक्कड़ पेल में 2-2 मिनट एक केस में लगा के 60 लाख केस का निपटारा तो कर दिया, लेकिन 27 लाख लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिया इस आधार पर कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ना तो किसी को कोई रीजन दिया कि क्यों उनका नाम हटा दिया गया, ना ही उनको कोई हियरिंग दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये तो हमने जुडिशियल प्रोसेस फॉलो कर लिया है और इसलिए इन लोगों का नाम, 27 लाख लोगों का नाम जो हटा दिया गया है, वो वापस नहीं लाया जाएगा जब तक इनकी अपील, इनको एक अपील का हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपील कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में। जब तक इनकी अपील तय नहीं हो जाती तब तक इनका नाम नहीं ऐड किया जाएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर 21 तारीख तक या 27 तारीख तक अपील तय हो गई तो इनका नाम ऐड कर दिया जाएगा। कितने लोगों की अपील तय होगी? उस 27 लाख में से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 10,000 लोगों की अपील नहीं तय होगी 27 लाख में से, बिफोर 21 एंड 27 अप्रैल। तो पूरा की पूरा प्रोसेस जो है, जैसे वो परकला प्रभाकर कहते हैं ना कि हमारे संविधान में तो ये लिखा था कि जनता हमारी सरकार चूज करेगी। इस एसआईआर के चलते हुए तो ये हो गया कि सरकार जनता जो वोट दे सकती है, जो उनको चूज करने वाली जनता है, उनको चूज करेगी, ये हो गया। और मतलब राज्य दर राज्य, हर राज्य में करीब 10%, एवरेज 10% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है इस एसआईआर के प्रोसेस से। तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होने वाले हैं। बहुत लोगों के नाम कट गए हैं, उसमें से बहुत सारे तो माइग्रेंट लेबर हैं जो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाई।
बहुत महिलाओं के नाम डिस्प्रोपोर्शनेटली कटे हैं, ज़्यादा कटे हैं, माइग्रेंट लेबर वगैरह के नाम कटे हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से, देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, अब कह रहा है अरे कोई बात नहीं, एक बार अगर आपका नाम कट भी गया तो आप अपील के प्रोसेस से अगर वापस आ जाएंगे तो अगले इलेक्शन में आप वोट दे पाएंगे। अरे भाई, वोट देने का तो राइट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही होल्ड किया है कि फंडामेंटल राइट है, 5 जजों की खंडपीठ ने, बहुत अहम राइट है, सेंटिमेंटल राइट है। और अगर वोटर्स लिस्ट में से नाम हटा दिया गया तो पता नहीं आगे कौन कौन सी लिस्ट से हटा देंगे, राशन कार्ड से भी हटा देंगे, बोल देंगे कि देखिए जुडिशियल प्रोसेस से आपको डिटरमिन किया गया है कि भाई आप एलिजिबल वोटर नहीं हैं, यानी कि आप सिटीजन नहीं हैं, तो इसलिए आपका नाम अब हम राशन कार्ड से हटा रहे हैं, दूसरे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें से हटा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होने वाली है इन लोगों के लिए, और बहुत गलत तरीके से ये SIR किया गया है। तो और बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के बिल्कुल इलीगल आर्बिट्ररी प्रोसेस को चलने दे रहा है। इट शुड हैव बीन स्टॉप्ड एंड निप्ड इन द बड। हम लोगों ने शुरू में ही बहस करी थी कि देखिए ये प्रोसेस एक्स फेसाई इलीगल है, क्योंकि उनको हक नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने का सिर्फ एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन ये कहता है इन ए कंस्टिट्यूएंसी और ए पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत सारे लोग मर गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, कुछ नागरिक नहीं है, इसलिए हमने इस तरह से पूरे देश में वोटर लिस्ट बना दी। ये उनकी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब होने दे रहा है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा एंग्जाइटी है, इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट है पूरे देश में। अभी तो खैर और नई नई चीज़ें हो रही हैं, अभी पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन पर बहस चल रही है, बहुत सारी भयंकर चीज़ें हो रही हैं हमारे पूरे लोकतंत्र से खेलने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वक्तागण और माननीय श्रोता, हमारे जो हुक्मरान रहे अंग्रेज और उनकी संसद जनवाद की माता, वहाँ पर इलेक्टोरल राइट, वोट करने का अधिकार इस तरह से शुरू हुआ कि पहले श्वेत मर्द जिनके पास संपत्ति, फिर इस तरह से चलते 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 फिर अंत में महिलाएं। हिंदुस्तान में जब उन्होंने अपने राज के अंतिम दशकों में हिंदुस्तान में जब वोट होने लगा तो शुरू ऐसे ही हुआ कि मर्द जिनके पास संपत्ति है, धीरे धीरे आते हुए ये तो 1950 में हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान ने अपने लिए लागू किया और सब नागरिक को वोट का अधिकार मिला। पर आज की प्रक्रिया अगर हम देखें तो एक तरह से ये वही हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज की तरफ, सीमित वोट देने का अधिकार, संकुचित अधिकार, लोगों को अधिकार वोट देने का, उसी की तरफ ऐसा लग रहा है कि हम वापस जा रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की सहमति व ब्लेसिंग्स के साथ ये भयंकर परिस्थिति मुझे लगता है कि हमारे सामने है। बहुत सुंदर तरीके से भूमिका बांधी प्रशांत जी ने। मैं कुछ सवाल इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँगी। पहली बात तो ये कि असल में इतना ज़्यादा भयंकरों में एक जो बहुत भयंकर चीज़ है जो कि बहस से पीछे चली जा रही है, कभी कभी नहीं तो आ भी रही है, पर उसका दायरा, उसका क्या साइज है ये सोचना चाहिए। बंगाल से अगर शुरू करें, पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल में जो 60 लाख एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर जो वो दे रहे हैं 58 लाख हैं, उसमें वो ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि मर गए,
तो चलिए ठीक है, मर गए। कुछ को वो कहते हैं कि भाई डबल वोटर है, तो डबल वोटर है, तो उसका वोट कट गया। पर एक बहुत बड़ा भाग पश्चिम बंगाल में उसका फिगर है 32.8 लाख ऐसे लोग हैं जो कि मिले नहीं तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। एब्सेंट थे, कहीं बोला मिले नहीं, और राजस्थान और बंगाल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि उनकी मैपिंग नहीं हो पाई। ये जो मैपिंग नहीं हो पाई, इनकी संख्या आप सुनिए। ड्राफ्ट रोल्स की मैं बात कर रही हूँ जहाँ जहाँ घोषित हुए थे। पश्चिम बंगाल में 58 लाख जो इस तरह से डिलीट हुए कि मर गए, नहीं तो डबल है, और नहीं तो तीसरी श्रेणी जो डबल नहीं है, यानी कि कहीं और वोटर नहीं है, जो वहाँ का रहने वाला माना जाता है पर जो मिला नहीं या जिसका घर बंद था। क्योंकि यहाँ तो प्रक्रिया ही उल्टी हो रही है ना। आपके घर में फॉर्म आएगा, आप फॉर्म लेकर जाएंगे, यानी कि आप जाएंगे कहने के लिए कि मुझे मेरा वोट होना चाहिए। वोट का अधिकार इस तरह का नहीं है कि सरकार आपके ऊपर लागू करेगी कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको वोट का अधिकार है, इलेक्शन कमीशन इसको इंश्योर करेगी, ये नहीं है। तो इसलिए फिगर्स ऐसे हैं, आप देखिए। उत्तर प्रदेश में 2.889 करोड़ डिलीशंस हुई, जिसमें मृतक और डबल वोटर के अलावा 2.17 करोड़ लोगों का नाम काटा गया है, जो कि मिले नहीं या मैप नहीं हुए या घर बंद थे या जो भी। मध्य प्रदेश में 42 लाख से ज़्यादा नाम इन 3 कैटेगरीज को मिक्स करके काटे गए। इसमें 31.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि मिले नहीं या ये कैटेगरी। तमिलनाडु 9.73 लाख में से 66.4 लाख। केरला 22 लाख इस तरह के डिलीशंस में से 14 लाख। गुजरात 73.7 लाख में से 54 लाख। छत्तीसगढ़ 27 लाख में से 19 लाख। राजस्थान 41.79 लाख में से 29.6 लाख रिलोकेटेड एंड 11 लाख अनमैप्ड। इतनी बड़ी श्रेणी, इतना बड़ा ये वर्कर, ये जो सेक्टर है, ये एक्चुअली कौन है? हमारी समझ ये है कि ये पलायन किया हुआ मजदूर है। ये वो मजदूर है जो कहीं और काम कर रहा है और रह कहीं और रहा है, पैदा कहीं और हुआ था, इसलिए उसका फॉर्म वहाँ से वापस नहीं आ रहा है। आज आप ओरल एविडेंस नहीं ले रहे, आज आप कुछ नहीं ले रहे। ये वैसा वोटर नहीं है जो कि डबल वोट, जिसके पास डबल वोट है। ये वो वोटर है जिसको कि आप सब चीज़ से बाहर फेंक रहे हैं। अब बंगाल में इसके अलावा एक और श्रेणी है, क्योंकि हमारे केंद्रीय सरकार की लगातार प्रचार कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि होने का ही अधिकार नहीं है, वो तो भाई इन्फिल्ट्रेटर है, वो तो हिंदुस्तान की वोटिंग आइडेंटिटी को ही बदल रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर बाकी जगहों में, ये पहले बिहार में शंका थी कि ऐसा होगा कि माइनॉरिटीज टारगेट होंगे, वहाँ सब हुआ नहीं है, परंतु बंगाल में जाकर ये एक फीचर उभर कर आया है। और इसमें कुछ फिगर्स हैं कि 4 प्रांत जो बॉर्डर एरियाज हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना साउथ एंड नॉर्थ, और एक और उत्तर दिनाजपुर, इसके अंदर जो डिलीशंस हुए हैं, जो नाम काटे गए हैं, उसमें से 58.5% केवल इन इलाकों में से हैं। मुस्लिम्स की संख्या कलकत्ता में 20% है, पर जो डिलीशंस हुए हैं वहाँ पर, उसमें 50% नेम्स मुस्लिम्स के हैं। मुस्लिम्स की परसेंटेज बंगाल के अंदर जो अनुपात है, उससे 3 गुना ज़्यादा मुस्लिम्स के नाम उन लिस्ट्स में हैं जो कि अनमैप्ड है, या जो कि जिनको कि बुलाया जा रहा है कि आप अपनी पहचान को सिद्ध करिए।
अब सुप्रीम कोर्ट में जो कि इतना क्लैरिटी थी कि अनाउंसमेंट ऑल्सो पीसीआई की जो इतनी क्लैरिटी थी कि 2002 बिहार के संदर्भ में 2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कुछ कोई तंग नहीं करेगा। तो बंगाल में आकर वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 2002 नहीं, वहाँ 2003 की वोटर लिस्ट को फिर से खोल दिया गया है। 2003 की वोटर लिस्ट को भी खोल दिया गया है, क्योंकि अब ये पूरी जो लॉजिक है, जो एंटी मुस्लिम लॉजिक केंद्र सरकार की, ये लॉजिक को सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली उनकी मदद करती हुई दिख रही है। क्योंकि जस्टिस बागची ने बहुत सारे रिमार्क्स किए। उन्होंने रिमार्क किया कि भाई ये तो 2003 की लिस्ट भी हमने खोल दिया ना, और ईसीआई ने कहा था ना कि नहीं खोलेंगे, पर जो ऑपरेटिव जजमेंट आता है जो सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस सूर्यकांत देते हैं, उसके अंदर इस चीज़ का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो आप बोल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल वैल्यू है, इससे क्या हो रहा है? तो एक्चुअली बंगाल का एसआईआर ये भी सिद्ध कर रहा है कि अगर हम गलती से सोचें कि सुप्रीम कोर्ट विल बी द बेस्टियन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अपहोल्ड करेगी, जो कि फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करेगी, जो कि उन अधिकारों को अपहोल्ड करेगी, कानूनी लफ्ज जो भी हों, पर ये डेमोक्रेसी का है ना, तो डेमोक्रेसी है तो किस चीज़ पे सस्टेन होती है? वोटर्स वोटिंग पे ना, कि वोट करेगा, वोटेड सरकार होगी, तो सिटीजन को राइट होगा ना वोट करने के लिए। तो जब उसी अधिकार को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, ये गलती है। ये बहुत अच्छी बात है कि बंगाल के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल के फोर्सेस, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, बहुत सारे जनवादी अधिकार संगठन, नागरिक संगठन, इन्होंने एकत्र होकर ये कहा है कि ठीक बात है, जिसके पास वोट है आप वोट करिए बीजेपी को, पर हमें फाइट करना चाहिए कि जो पुरानी इलेक्टोरल लिस्ट है उसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इतनी फ्लॉड इलेक्टोरल लिस्ट जिसके अंदर से 90 लाख लोग लगभग छूट रहे हैं, अब तो 27 लाख प्लस 60 लाख वो तो छूटे है ना, 58 लाख, उनके ऊपर तो कोई रिवीजन नहीं हो रही। इतना बड़ा नंबर जिसके अंदर से छूट रहा है, इतनी फ्लॉड जो लिस्ट इस्तेमाल होगी, ये गलत लिस्ट है। वो लिस्ट इस्तेमाल होनी चाहिए जो कि पिछले इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल हुई थी। और शायद यही प्रेशर है, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर है, पीपल का प्रेशर है, बंगाल में लोगों का गुस्सा है, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है, अगर वो एडजुडिकेशन के अंदर कुछ नाम और पास हो गए तो 7 अप्रैल को पहले उन्होंने कहा था वोटर लिस्ट सील हो गई है, अब उन्होंने उसको अनसील कर दिया है कि ठीक है, जो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन है उसके पहले तक जो नाम पास हो जाएंगे वो भी सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाएगी, और 27 अप्रैल तक भी जो नाम पास हो जाएंगे उसकी भी सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये फीचर्स भी हैं बंगाल के इलेक्शन के, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो सारा वर्किंग क्लास उसके अंदर जो मारा जा रहा है, पर ये जो स्पेशल फीचर्स हैं उसके अंदर कि मुस्लिम्स को एक अदर बनाकर एक एंटी माइनॉरिटी, और इसके साथ वो इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये निकालेंगे कि भाई ये नॉन इंडियन, ये लॉजिक इस्तेमाल होगा। क्योंकि आप कैसे प्रूव करेंगे? आप यहाँ पैदा हुए, आपका बाप दादा यहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, पर आपके पास वो कागज़ नहीं है, आप ओरल एविडेंस ले नहीं रहे, तो कहाँ से आप सिद्ध करेंगे? बंगाल में काटे गए लोगों में मतवा लोग भी हैं, वो दलित हैं, और इसमें सरकार की वो CAA NRC इस्तेमाल होगी, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन लगाएंगे, क्योंकि टेक्निकल ये हिंदू में आ जाते हैं, तो इनको नागरिकता दी जाएगी। पर वो वास्ट दूसरी मेजॉरिटी जो कि छूट जाएगी इस पूरी प्रक्रिया से। हमें याद रखना चाहिए कि इस साल की शुरुआत में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इस साल के अंत में आधार कार्ड को रीनंबरिंग करके कुछ और कर रिवाइटलाइज कर उसको रीइशू किया जाएगा। ये बनेगा वोटर कार्ड, और फिर यही पंगा जाकर उधर खड़ा होगा। और जिस तरह से अनिल जी ने इंट्रोड्यूस किया था, उस बात से हम भी इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस में सहमत हैं। हम प्रचार कर रहे हैं इस बात का कि असल में कोशिश ये है कि फांसीवाद के हिंदुस्तान के अंदर ये दो पहलू हैं। एक तो ये है कि वो एंटी माइनॉरिटी और वो इसको अदर करके टारगेट कर एक कम्युनलाइजेशन कर रहा है, और इसका दूसरा पक्ष ये है कि ये सेवा में है साम्राज्यवाद के, ये सेवा में है कॉरपोरेट के, ये इतनी बड़ी तादाद में वर्कर जो कि राइटलेस है,
राइटलेस हो, ऑलरेडी लड़ रहा है वो जो सड़क पे, उसको सोचा जाए। गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि छोटा सिलेंडर भरवाने में 500 रुपये है किलो गैस का। बड़ा सिलेंडर तो है ही नहीं उनके पास, क्योंकि वो उनके पास रजिस्टर्ड वो गैस सिलेंडर तो आता नहीं है। वो बाहर भी, बड़ा वाला भी बाहर भराने जाते हैं तो वो 5000 में भर रहा है। तो अगर हम देखें कि पूरी स्टेट ऑफ स्ट्रगल्स जो हुई है, क्योंकि असहाय हो गया है स्थिति। अब सहन आप कर नहीं सकते, बर्दाश्त आप कर नहीं सकते, क्योंकि मैनेज आप कर नहीं सकते। और ये सिर्फ नोएडा नहीं है, ये सिर्फ गुरुग्राम नहीं है। अब हिंदुस्तान देखिए, 1 मार्च से या 28 फरवरी से चालू है कि जितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जायंट्स हैं, उनके वो जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं, उन तमाम जगहों पर 8 घंटे के वेज के लिए, मिनिमम वेज के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं सबके अंदर। और रीज़न यही है, जो प्रेसिपिटेटिंग रीज़न यही है कि इतना बड़ा जो है इनके ऊपर मार पड़ रही है। और इसके पहले भी सरकार ने भी दिखाया कि वो किस तरह से देखती है अपने प्रवासी मजदूरों को। जब कोविड के दौरान इनका वॉक बैक हुआ और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनको मानसिक संतुलन इनका गड़बड़ा गया है, इनको मानसिक सहायता की ज़रूरत है। मैं लास्ट एक पॉइंट रखना चाहूँगी, वो है महिलाओं के ऊपर। साथी प्रशांत भूषण ने भी कहा, और ये महिला संगठनों की भी और चर्चा में भी है कि ये जो छूटा हुआ तादाद है, कौन सा वाला, ये जो मिल नहीं रहा उनको, इसके अंदर ये एक सेक्शन है, बिहार में 7 लाख ज़्यादा औरतों के नाम कटे हैं एज कंपेयर टू मेन। तमिलनाडु में 2.6 लाख ज़्यादा औरतों के डिलीशंस हैं कंपेयर टू मेन। गुजरात, मर्द वोटर कम हुए हैं 2.6 करोड़ से 2.25, 13.7% कमी हुई है। औरतों में 15.28% कमी हुई है। और उत्तर प्रदेश में 20 लाख औरतें ज़्यादा कटी हैं। इसमें ऑल रूरल एरियाज में औरतें ज़्यादा कटी हैं। कुछ शहरों में, लखनऊ और नोएडा में मर्दों के नाम ज़्यादा कटे हैं। इसमें एक सवाल है सिर्फ कि जब CAA NRC NCR के ऊपर लड़ाई हो रही थी, तो तब उस समय महिला संगठनों ने और ट्रेड यूनियंस ने एक बात कही थी कि ये सिर्फ आप उसको कम्युनलाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये कम्युनल क्वेश्चन नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ा, सबसे फोरमोस्ट माइग्रेंट, सबसे फोरमोस्ट प्रवासी कौन है भारत में? महिला है। वो शादी करके कहीं जाती है, फिर वो अपने आदमी के साथ नौकरी करने के लिए और तीसरी जगह जाती है। उसको सिखाया जाता है कि भाई तूने अपने पीयर के साथ कोई रिश्ता ज़्यादा रखना नहीं है, ज़्यादा आना जाना नहीं करना है। नहीं बताते कि ज़्यादा हर महीने जब उठ के चले नहीं जाना है। वो सब आप करते हैं। और आज इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आप सिद्ध करो कि आप नागरिक हो, आप अपने नाना का कागज लाओ। ये नहीं कि अपने जहाँ पर शादी हुई है वहाँ से आप प्रूव करना शुरू करो ना, वहाँ जाओ, वहाँ पे जाकर प्रूव करो। और तभी वो बात रखी गई थी कि देखिए जो मार पड़ेगी वो औरतों पे मार पड़ेगी। आप इस सवाल को सांप्रदायिक सवाल मत बनाइए। ये महिलाओं को मारने का विशेष एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सबसे व्यापक प्रवासी भारत के अंदर औरत होती है, जो क्योंकि वो शादी के कारण शिफ्ट करती है और उसके बाद भी नौकरी के कारण वो एक सेकंड शिफ्ट और मारती है पति के साथ, या तो उसकी नौकरी के कारण या दोनों नौकरी करेंगे, जैसा भी करेंगे। और उसको डिस्करेज किया जाता है कि अपने नेटल रूट्स के साथ आप रिश्ता रखें, आप पता करें कि उस नेटल फैमिली का क्या बना। तो ये पूरी परिस्थितियों के अंदर मुझे लगता है कि जो SIR जारी है, बहुत सारा विरोध हुआ है, उसके बावजूद जारी है। विरोध मुझे लगता है जिंदा रखना पड़ेगा। बंगाल के अंदर एक फ्लॉड लिस्ट के साथ ये इलेक्शंस करवाएंगे। इशू ये नहीं है कि कौन जीतेगा, इवन इफ जो अपोजिशन पार्टी जीत जाए। इशू ये है कि जो भारत की जनता की नागरिकता के नागरिक अधिकार हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा मार है। और इसके लिए वोटों की तरफ ना देख के मुझे लगता है कि हम बेहतर होगा कि जनता अपने तरफ देखे और अपनी लड़ाइयों को थोड़ा विकसित करने के बारे में सोचे। शुक्रिया सुनने के लिए। and human rights activists. So बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। जो SIR के नाम पे अभी हो रहा है,
वो ब्रिटिश हुकूमत ने साउथ अफ्रीका में 1894 में किया था भारतीयों के खिलाफ। सो अभी SIR जो हो रहा है ये एक रिप्ले है जो कॉलोनियल रूलर्स किए थे 1894। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, कोई लीगल केस उनको लड़ना था। वो लीगल केस उन्होंने एमिकेबली सेटल कर दिया। वो वापस आ रहे थे, जो लोग उनको बुलाया था एक फेयरवेल दे रहे थे। वो फेयरवेल प्रोग्राम में गांधी को नाटाल टाइम्स एक पेपर है, न्यूज़पेपर, एक नाटाल प्रोविंस था, एक पेपर दे दिया गांधी को पढ़ने के लिए। तो गांधी ने पेपर देखे, उन्होंने कहा देयर इज ए स्मॉल न्यूज आइटम, फ्रेंचाइज लॉ अमेंडमेंट बिल, और उन्होंने लिखा था कि फ्रेंचाइज लॉ अमेंडमेंट बिल से नाटाल असेंबली में इंट्रोड्यूस हो गया है और भारतीयों का वोटिंग राइट छीन लेंगे। तो गांधी ने बोला, अरे आपके पास कुछ तो है ही नहीं, और जो वोटिंग राइट था बहुत लिमिटेड था, सबके पास नहीं था। वोटिंग राइट का क्राइटेरिया था उस वक्त जिसके पास 50 पाउंड का इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास वोटिंग राइट था। तो उन्होंने कहा ये जो सबके पास राइट था ही नहीं, बहुत कम लोगों के पास है, वो भी ले लेंगे। तो फिर वो वोटिंग राइट लेने के बाद आप बोलेंगे आप बिजनेस कर पाओगे, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, आप हिंदुस्तान चले जाओ, ऐसे बोलेंगे। तो गांधी ने उनको बताया, जो बिजनेसमैन फेयरवेल दे रहे थे, तो देखिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ तो है ही नहीं अभी। इंडियंस के नाते आपके कलर के वजह से बहुत सारे समस्या आपके लिए उन्होंने पैदा किया है। तो उन्होंने बिजनेस वाले जो बिजनेस लोग थे, उन्होंने बोला नहीं देखिए हमारा वोटिंग राइट से कोई लेना देना नहीं है, हम पैसा कमाना है, बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए ये बड़ा खतरा है आपके लिए, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। आप यहाँ रहने के लिए ही पूरा आपदा सृष्टि हो जाएगा। तो उन्होंने बोला फिर करना क्या है, उन्होंने लड़ाई करना है। तो गांधी को बोला आप रुक जाओ, लड़ाई करो आप। सो फेयरवेल मीटिंग वाज कन्वर्टेड टू ए स्ट्रैटेजी मीटिंग, ये 1894 में। अच्छा, सो मैंने एक आर्टिकल इसके ऊपर लिखा जब SIR शुरू हुआ। सो उन्होंने जो तर्क दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने 1894 में, ये तर्क था ये जो वोटिंग राइट इंडियंस को मिलेगा तो पॉलिटिकल पावर मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा तो ये बहुत सारे इंडियंस आ रहे साउथ अफ्रीका, उनका दबदबा बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 तर्क था, जो वोटिंग राइट मांग रहे हैं ये मुस्लिम बिजनेसमैन, उनको अरब बोलते थे, मोस्टली गुजरात से गए थे, इसलिए ये मुस्लिम बिजनेसमैन को वोटर लिस्ट से निकालना पड़ेगा। और उन्होंने बाकी हिंदुओं को बोला ये मुस्लिम वाले यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है क्योंकि उनके पास 50 पाउंड का प्रॉपर्टी है, और ये दबदबा ऐसे करेंगे तो हिंदुओं को उन्होंने अलग कर देंगे। तो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज ने बनाया। तो गांधी ने 1894 में पहला पिटीशन दिया। वो पिटीशन में लिखा, वेरी इंटरेस्टिंग, अभी जैसे बोल रहे हैं कि आप प्रूफ करो कि इंडियन सिटीजन है। ब्रिटिश हुकूमत ने उनको इंडियंस को बोला आप प्रूफ करो कि आप भारत में वोट दिए थे कभी। तो गांधी ने बोला, पिटीशन में लिखा, कैसे प्रूफ करेंगे भारत में अगर वोटिंग कोई वोट दिया होगा। 1894 में किसके पास, भारत में भी वोटिंग किसके पास था। देन गांधी उन्होंने पूछा जो वाइट्स यहाँ है उनको बोलो आप जहां से आए हैं वोट दिए थे क्या वो। देन गांधी ने बोला अगर व्हाइट को आप बोलेंगे कि आप प्रूफ करो आपके
जो जहाँ से आए हैं, ब्रिटेन से कहाँ है, यू हैव गिवन, यू कास्ट योर वोट, आप वोटिंग दिए थे, दैट विल कॉज इंडिग्नेशन अमंग द वाइट्स. सो गांधी ने वो जो फ्रेंचाइज लॉ अमेंडमेंट बिल को बोला ए रिट्रोगेटिव लेजिस्लेशन, retrograde legislation. SIR is also a retrograde step. So जो colonial rulers ने इंडियंस को साउथ अफ्रीका में कर रहे थे 1894 में, एक साल पहले 1895 में लोकमान्य तिलक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल फॉर इंडिया जो ड्राफ्ट किए थे, पहली बार यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का जिक्र था. वो बिल जो है बी सिवा राव का फर्स्ट वॉल्यूम में फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट डॉक्यूमेंट है. ये जो लोकमान्य तिलक ने डिमांड किए थे यूनिवर्सल, सारे एवरी सिटीजन वुड हैव वोटिंग राइट. सो इससे एक साल पहले गांधी ने शुरू किया था साउथ अफ्रीका में. तो उन्होंने कहा था अगर साउथ अफ्रीका में इंडियंस के पास जो लिमिटेड फ्रेंचाइज था वो ले लेंगे तो इसके बाद वो बोलेंगे आपके पास अधिकार नहीं बिजनेस करने के लिए, आपके पास अधिकार नहीं शिक्षा पाने के लिए, आपके पास अधिकार नहीं बाकी सारे राइट्स के लिए. ये एग्जैक्टली वही हो रहा है. अभी जो बंगाल में 27 लाख को जो निकाल दिए हैं, जो एडजुडिकेशन होगा, कितने वो आएंगे वोट देंगे, उनके मन में सारे डर है कि वो जो राशन कार्ड है वो चला जाएगा, या उनको बोलेंगे आप बांग्लादेशी है. ये जो रिट्रोग्रेड स्टेप है SIR, यू नो एग्जैक्टली ब्रिटिश अथॉरिटीज ने साउथ अफ्रीका में किया था. नंबर 2, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार देश में कर रहा है, दे आर लिटरली recalling those measures taken by colonial authorities in 1894 in South Africa. 1912 में आई साउथ बोरो कमिटी ऑन फ्रेंचाइज. अंबेडकर 1919 अंबेडकर को बुलाया गया टू गिव एविडेंस. साउथ बोरो कमिटी ऑन फ्रेंचाइज. तो वहां जाके बोला अंबेडकर ने, आप फ्रेंचाइज का पिच इतना लो रखो कि सारे अनटचेबल्स भी इसके अंदर आ जाएंगे. सो ही सेड, और उन्होंने कहा व्हाट इज फ्रेंचाइज, व्हाट इज राइट टू वोट. ही सेड राइट टू वोट इज दैट पॉलिटिकल राइट, दैट बेसिक एंड फंडामेंटल राइट which will empower the person who has that right to determine the terms of associated living. These are the exact words. So associated living जो समाज में है, he will take a decision कि कैसे होगा. He said untouchables, what we call today Dalits. So what power do they have to determine the associated living? And that was raised in 1919 by B.R. Ambedkar. So अगर ये 27 लाख व जितने सारे अभी जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, बहुत सारे महिला तो बाद हो गए हैं, मुस्लिम्स एंड लेबरर्स जिसके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, तो ये अगर बेसिक राइट जो लड़े थे आज़ादी के टाइम पे, वो अगर चला जाएगा तो एसोसिएटेड लिविंग डिटरमिन करने के लिए क्या होगा. आप आइए 1931 18 जून 1931 में महात्मा गांधी ने स्वराज का एक डेफिनेशन दिया था. उन्होंने स्वराज को बहुत सारे दृष्टिकोण से दिखे थे. 31 में उन्होंने लिखा था अडल्ट सफरेज इज ए की एस्पेक्ट ऑफ स्वराज. राइट टू वोट जो है स्वराज का एक अंग है. और उन्होंने कहा क्यों स्वराज का एक अंग है राइट टू वोट, क्योंकि राइट टू वोट मीन्स डायरेक्ट एक्शन ऑफ द वोटर अगेंस्ट दोज हु wield पावर, डायरेक्ट एक्शन ऑफ दोज
voters, against those people who have the power. Now, if you delete lakhs of people, mass disenfranchisement अभी हो रहा है. So you are depriving that right of the voters for direct action to interrogate the powers that be. So therefore, SIR violates that vision of Mahatma Gandhi, idea of Swaraj, and Ambedkar's idea of universal adult suffrage. The other point is that जब संविधान सभा में 15 जून 1949 में जब आर्टिकल 289 का डिस्कशन के लिए अंबेडकर ने मूव किया, जो कि अभी संविधान में आर्टिकल 324 है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू for superintendents, that direction and control for preparation of electoral rolls. उन्होंने कहा था 15 जून 1949 and so relevant today. हम वो सोच रहे थे, the drafting committee headed by Ambedkar, that there should be state election commissions. State election commissions apart from Election Commission of India. लेकिन कंप्लेंट आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ड्राफ्टिंग कमेटी को. क्या कंप्लेंट आया? स्टेट में जो वोटर लिस्ट बन रहा है 3 कारण से लोगों को हटा रहे हैं वोटर लिस्ट: लिंग्विस्टिक, रेशियल एंड रिलीजियस ग्राउंड्स. ये 3 कारण से वोटर लिस्ट हटा लोगों को निकाल दिया जाता था. तो अंबेडकर ने कहा स्टेट में इलेक्शन कमीशन नहीं बन करेंगे क्योंकि ये प्रिजुडिसेस, ये विम्स, ये सारे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल्स है, क्योंकि वो स्टेट से अपॉइंटमेंट होगी, इसीलिए उन्होंने कहा हमने एक ऑल इंडिया बॉडी इलेक्शन कमीशन बनाया. अच्छा, जो विम्स था कि लिंग्विस्टिक, रेशियल, रिलीजियस ग्राउंड में वोटर लिस्ट से लोगों को निकाल रहे थे 1949 में, वो अभी इलेक्शन कमीशन कर रहा है SIR के थ्रू. सो इट इज सो शॉकिंग. जो चीज अंबेडकर ने 15 जून 49 में और 16 जून में जब फाइनली डिसाइड हुआ कि इलेक्शन कमीशन बन जाएगा, अंबेडकर ने कहा था इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन को सेफगार्ड करने के लिए हम जो सोच रहे थे, इतना सरदर्द हमको दिया. दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सफर्ड द ग्रेटेस्ट हेडेक टू फाइंड आउट द मैकेनिज्म और adopt the mechanism in the constitution to safeguard the independence of the election commission. He said the entire assembly suffered from that headache. He used the word headache. And now that independence has been compromised by the present election commissioners, including Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. So the Constituent Assembly suffered the most headache, and Ambedkar himself said, I got the headache. The entire country is suffering from that headache. And then Mr. Ambedkar said, हम तो इलेक्शन कमीशन बना दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन सॉरी संविधान में कोई प्रोविजन नहीं रखा है कि एक अनवर्दी फेलो को अगर सरकार बना देगा इलेक्शन कमिश्नर, जो कि he used that this word, that election commissioner will come under the thumb of the executive. ये सरकार का उंगली से काम करेगा, उंगली के इशारा से. वही हो रहा है. सो मिस्टर अंबेडकर का ये जो एग्जैक्ट वर्ड था, in the absence of any provision in the article 289, which is now 324, to prevent the government of the day to appoint, he said, to appoint a fool, an unfit person as election commissioner, I apprehend that unfit or fool might come under the thumb of the executive. You know, those apprehensions were expressed in 49.
And exactly those apprehensions are now being played out. So, Supreme Court in 2023 in Anup Baranwal versus Union of India, उन्होंने अंबेडकर का वही apprehensions को कोट किया वो जजमेंट में, जो जजमेंट में ऐसे कमिटी एस्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ जस्टिस होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा का होगा। उसमें लिखा है कि वी डू नॉट वांट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी सर्वाइल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्वाइल, उन्होंने वर्ड सर्वाइल यूज किया। Independence doesn't mean only honesty and integrity. Independence means to tell the powers that be that this is wrong, this is right. Do we have such election commissioners? That was in 2023. So therefore, so these are the historical contexts against which you need to understand the dangerous consequences caused by SIR process. Actually, प्रशांत भूषण जी ने उन्होंने एक जजमेंट बाबूलाल हुसैन जजमेंट उन्होंने रेफर किया, जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हैज नो पावर टू एग्जामिन द सिटीजनशिप ऑफ ए वोटर और ये ऑफ ए पर्सन और ऑफ ए सिटीजन. Actually, there is another judgment of the Supreme Court. That judgment is, it is 1992 में असम में ये एक इलेक्टोरल रोल रिवीजन हुआ 92 में. उसमें उन्होंने कहा कि we will prepare the electoral roll of Assam de novo, नई तरीके से करेंगे. और उन्होंने कहा कि we will determine the citizenship of the voter, and it was challenged in the Guwahati High Court. और गुवाहाटी हाई कोर्ट में उन्होंने जो लिखा ऑर्डर में दिया, he said ECI has ordered a de novo revision. Essentially, the draft rolls are to be prepared on the basis of the statement submitted by the heads of the households in a constituency in Form 4 under Rule 8. The statement made by the head of the household has its own value and cannot be lightly brushed aside. Rules do not contemplate any inquiry into the question of citizenship at the stage of preparation of draft roll. Although a draft roll once published on the ground that a person who is not a citizen, that can be later on changed if it is proved to be erroneous. So therefore, ये सारे जो judgment है और जो historical perspective in this context, I think we are heading for a kind of a disaster in the context of our parliamentary democracy, and conducting free and fair elections is obviously part of the basic structure. So there is a kind of a fatal attack now has been launched against that very basic structure, the constitution itself. Thank you. Thank you, Saudi. Now, actually, we are overjoyed. At least speaking for myself, I am full of joy that we are having in our midst S.Y. Qureshi Sahab. And as the former Chief Election Commissioner, he has so much experience, so much wisdom, and would like to hear him speak. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था. 2 वजह से. एक तो प्रेस क्लब में आना मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी कॉल देखें पिछले 5 दिन में कम से कम 2000 कॉलें मिस कॉल दिखेंगी जो प्रेस वालों की होती हैं. हमें एक बाइट दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो. तो बाइट देने के बजाय उनको बाइट करने का मन होता है कि हर एक चैनल चाहते हैं बोलो जी. अब मैं हर चैनल पे फुदकता दिखाई दूँ तो भद्दा लगेगा. 1-2 मेजर इंटरव्यू होने के बाद दूसरे यहाँ पे मिलने वाले
कि जो मिलने पर यही हुआ कि एकदम रास्ते में ही सक्सेना साहब बैठे हुए थे, एकदम लोग वो हुए। तो जिनको मैं अवॉइड कर रहा होता हूँ वो मुझे यहाँ पकड़ लेंगे, तो ये तो रिस्की मामला है। दूसरे वो बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे पार्लियामेंट्री डिबेट चल रही है, तो वो अब क्या हो रहा है, वो अभी 4 बजे उस पर वोटिंग होनी थी, वो 7 बजे की हो गई। अब वाला मेरा कंस्ट्रेंट था कि मैं लेट आऊँ वो ख़त्म करके, अब ये है कि यहाँ ख़त्म करके मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, तो ये एक कंस्ट्रेंट है। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन ही मौका दे दिया, आपने अपनी स्पीच को शॉर्टन कर दिया। मैं इससे पहले चूँकि 2-3 स्पीकर बोल चुके हैं, तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला, लेकिन वही बोला होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। और ज़्यादातर रिपीटेशन है, उस तो आप रिपीटेशन से आप इरिटेट भी हो सकते हैं, उस रिपीटेशन से को आप रीइटरेशन समझ के कि चलिए आपका भी रिवीजन होता है ना, जैसे बच्चों का पढ़ते वक्त होता है कि आपका भी रिवीजन ही हो रहा है। जब ये SIR शुरू हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी CEC साहब ने, मैंने सुनी थी पूरी। पहला लफ्ज़ उन्होंने आर्टिकल 326 यूज़ किया था कि आर्टिकल 326 के मुताबिक हमें इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करना होता है। मैंने आर्टिकल 326 निकाला, ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उसमें आर्टिकल 326 में उनमें सिर्फ ये कहा कि एवरी सिटीजन हु इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। तो आप सबका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, शैल बी, विल बी नहीं है, शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। और इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी सिटीजनशिप, आप ये जो सब्जेक्ट टू ये कि इफ यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, वो क्या चीज़ है कि आप वहाँ रहते नहीं हैं, तो वो तो सीधी सी बात है, आप वहाँ वोटर नहीं हो सकते। अनसाउंड माइंड है, वो भी ऑब्वियस डिस्क्वालिफिकेशन है। कोई आपने क्राइम किए हुए हैं तो वो, और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस है, इस वजह से कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज ऑल ऑफ अस आर एंटाइटल्ड, वी शैल बी रजिस्टर्ड एज वोटर। तो वोटिंग हमारा ये इस इलेक्शन कमीशन की चैरिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का हमको दिया हुआ राइट है। तो सबसे पहले चीज तो ये समझने की चीज़ है। इसमें कहीं वेरिफिकेशन का जिक्र नहीं है, इसने कोई प्रोसीजर नहीं बताया हुआ, और तो वेरिफिकेशन का लफ्ज़ आया कहाँ से? मेरे पास है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951। ये बाय द वे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ऑफ यंगस्टर्स कि ये एक ही एक्ट है जो 2 अलग अलग एक्ट एक ही नाम के हैं, दोनों का नाम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। इस वजह रहता है, और दूसरा है नहीं, पहले का नाम है 1950, दूसरे का नाम है 1951। हम जब इलेक्शन कमीशन का हम भी कंफ्यूज होते थे कि ये क्या चीज़ है, 50 को इंटरचेंजेबल समझते थे, ऐसा नहीं। 50 इज एंटायरली अबाउट इलेक्टोरल रोल और 51 इज इलेक्शन मैनेजमेंट। तो ये तो देयरफॉर आर्टिकल 50 में इसका जिक्र है, और उसका एक ज़रूर आप लोग जो लीगल बैकग्राउंड के भी शायद कुछ लोग हो, आर्टिकल सेक्शन 21 उसके 1, 2, 3 क्लॉजेज हैं, उसने इसमें ये कहा है कि इट अलाउज फॉर रिविजन, समरी और इंटेंसिव, और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में या रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल जो 1960 के हैं, इन तीनों में कहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मेंशन नहीं है। इंटेंसिव मेंशन है, स्पेशल मेंशन नहीं है, और उसमें लिखा है कि इंटेंसिव और समरी रिवीजन के जरिए हम वेरीफाई कर सकते हैं। और उसमें साथ लिखा हुआ है कि इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो इन्फ्लुएंस है कि स्पेशल रिवीजन पूरे देश के लिए स्पेशल रिवीजन इसमें विजुअलाइज नहीं थी। इंटेंसिव रिवीजन स्पेशल केस में, जैसे सपोज कहीं फ्लड आ गया, सारे रिकॉर्ड बह गए, तो अब आपके पास कुछ और है ही नहीं, आपको नए सिरे से वो रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा, इंटेंसिव रिवीजन की जो इम्प्लीकेशन है, अब तो उसको रिवाइज करना, रिवीजन ही गलत बात है। तो रिवीजन तो आप किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ही करते ना, वो इन्होंने कूड़े में फेंक दी,
कि हम तो नए सिरे से बनाएंगे, तो उनको रिवीजन कहना भी गलत है कि भाई ये तो आप रिक्रिएशन में नहीं कह सकते, आप बिल्कुल नए सिरे से एक रोल बना रहे हैं। तो हम आपके घर आएंगे, साहब आपका क्या नाम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या उनकी उम्र है, और ये सारा लिखेंगे। ये काम हम पिछले 75 साल से कर ही रहे थे, और पिछले 30 साल से हमने इसको डिजिटल कर दिया था। और 2002 और 2003 में बिहार से शुरू हुआ। बिहार में इससे पहले उस वक्त की इलेक्शन कमीशन, हालांकि उस वक्त की इलेक्शन कमीशन या कभी की भी इलेक्शन कमीशन इतनी समझदार तो नहीं थी जैसे आजकल की है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये आगे से हम इंटेंसिव कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि तो हमारे वोट रोल जो है डिजिटल हो गए। डिजिटल में आप जितनी बार भी बटन दबाएंगे वही रिजल्ट तो सामने आएगा। उसको सिर्फ अपडेट करने की ज़रूरत होती है कि उस एक साल में कोई मर गया, कोई ट्रांसशिफ्ट हो गया, कोई 18 साल का हो गया, तो कोई ये इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए समरी रिवीजन होता है। और समरी रिवीजन भी क्या होता है कि एक BLO डोर टू डोर कंपल्सरी, एवरी डोर, आप सबके हम सब के घर पे उसको आना चाहिए। हो सकता है शहर में ये कुछ ये BLO नालायकी कर देते हैं, या उनकी मजबूरी होती है कि गांव में तो जब हमने BLO शुरू किया था, हमारे वक्त में शुरू हुआ था कि वो गांव की कोई स्कूल टीचर है, वो सबको जानती है, सब उसको जानते हैं। वो उसके यहाँ जाके उससे पूछेंगे भाई ज़रा रोल दिखाना हमको, हमारे उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो दिखा देगी, हाँ जी ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। तुम देखो जी इसमें ये गलती है, वो गलती है, तो गलती है तो उसमें फॉर्म 8 दे देगी जिसे करेक्शन कर लीजिए। किसी कोई वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, शिफ्ट हो गया है, डिसीज हो गया है, तो फॉर्म 77 दे दिया जाएगा। 6, 7 और 8 3 फॉर्म है। 7 का मतलब है डिलीशन कर दीजिए। या किसी ने कहा कि जी हमारे घर में एक नई बहू आ गई है, या ये बच्चा 18 का हो गया है, इसको नया वोटर बनाना, तो फॉर्म 6 मिल जाएगा। ये समरी रिवीजन का नॉर्मल प्रोसेस है। और जो 99% रोल अनडिस्टर्ब रहता है, क्योंकि इसको बनाने में 30 साल लगे हैं। डिजिटल करना, उसको परफेक्ट करना, उसको लगे। और इन्होंने के साथ 30 ईयर्स की जो अचीवमेंट थी उसको कूड़ेदान में फेंक दिया कि हम नए सिरे से बनाएंगे। इनके बाद जो मैं बार बार लफ्ज यूज़ करता हूँ कि कौन सी जादू की छड़ी है कि 30 साल का काम ये 30 दिन में कर लेंगे। यही हुआ बिहार में। बिहार से शुरू किया था, वो डेट बढ़ाना, कोर्ट के पास गए, तो 65 लाख वोट मिसिंग है, और उनके नाम तक भी ना बताना। और इन्होंने बाद में जो निकल के आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया कि भाई देखो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वगैरह, इन्होंने इस किस्म की नालायकी यूज़ किए। अगर मैं अभी देखना शुरू करूँ, मेरे नाम, आप लोग अपने एक पर्ची पे के मेरा नाम लिखिए कुरैशी, 15 स्पेलिंग नहीं हुई तो मैं नाम बदल दूंगा। और वो सब इनकी जो लॉजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है वो डिस्क्रिपेंसी दिखाएगी कि जी इस नाम का तो कोई है ही नहीं। तो मोहम्मद, हमने देखा मोहम्मद सबसे ज़्यादा उसकी स्पेलिंग होती हैं। और फिर आया कि जो मंडल की 3-4 वेरिएशन है, हर एक की हो सकती है। दूसरे ज़्यादातर इलेक्ट्रल रोल तो लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हिंदी में लिखा, उसको अंग्रेजी में क्या हुआ तो वैसे ही उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और उस बेसिस पर आप उसको वोटर को आप जांचेंगे कि ये वोटर है कि नहीं है, उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे। तो इसलिए ये सारी एक्सरसाइज इन द फर्स्ट प्लेस वाज फ्लॉड। इसके पीछे नियत क्या थी, इंटेंशन क्या थी, वो खुदा जानता है, या वो खुद जानते हैं, खुद ज़्यादा जानते हैं। खुदा को ज़रा ढूंढना पड़ेगा। इसमें मैंने जैसे बताया कि इंक्लूजन, डिलीशन, करेक्शन और कोई और ऑब्जेक्शन है। बिहार में ये कहा गया था सबसे पहले कि ये फॉरेनर्स घुसपैठिए बहुत आ गए, बड़ा सीरियस मामला। ज़रूर हमें उनको पकड़ के उनको पीटना भी चाहिए, और उनको वोटर लिस्ट से भी निकाल देना चाहिए, और देश से भी निकालना चाहिए, ज़रूर निकालना चाहिए। कितने पकड़े आज तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, कोई फिक्र नहीं बताएंगे आपको।
आज तक नहीं बताया। और लेकिन जो हमने मीडिया से सुना पढ़ा कि 500 ऐसे पाए गए फॉरेनर्स 8 करोड़ में, जिसमें से 150 बांग्लादेशी और 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके बिहार में आई हैं। 150 लोगों के लिए 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया गया है। 2003 का लाओ, दो तुम्हारे बाप कहाँ पे थे, तुम्हारे दादा कहाँ पे थे, यहाँ का लाओ, वो का लाओ, ये लाओ, वो लाओ। और कभी भी ये जो एनुमरेशन फॉर्म, ये चीज़ भी हमने पहली बार सुनी है। हम शायद नालायक किस्म के इलेक्शन कमिश्नर रहे होंगे, ब्राइट वाले तो अभी आए हैं, तो चलिए हमने तो कभी एनुमरेशन फॉर्म पहले आप भरिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 326 जिससे ये शुरू किए थे, वो इट प्रिज्यूम के ऑल ऑफ यू आर वोटर्स, ऑल ऑफ यू आर इंडियन अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो इसलिए इसका अगर अब आप ढूंढते फिरिए ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये लाइए। अच्छा, आधार इन्होंने बंद कर दिया, और तो और वोटर कार्ड जो है उस बेसिस वो हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी जो आप सब ने यूज़ की होगी पिछले 10 साल में, वोटर कार्ड है। मैं पिछले दिनों नेपाल बहुत जाता था, माई वाइफ वॉज फ्रॉम नेपाल, तो बिटवीन नेपाल एंड इंडिया इट्स अ फ्री बॉर्डर। सिर्फ आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होती थी, और आइडेंटिटी क्या थी? आधार और वोटर कार्ड। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इसके इम्प्लीकेशन पे, तो मेरे पास एक हमारे एक एम्बेसडर जो नेपाल में होते थे, मिस्टर पुरी, मैं नाम भी ले देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा कि कुरैशी तुमसे एक बात मिस हो गई, क्या नेपाल आपको क्या पहले इन्होंने आधार बंद कर दिया, फिर वो वोटर कार्ड को भी बंद कर दिया। कह लेंगे कि साहब अगर नेपाल ये कहे कि साहब आगे से हम आपकी आइडेंटिटी ना वोटर कार्ड को मानेंगे ना आधार को मानेंगे, क्योंकि आपकी सरकार ही नहीं मान रही, आपका इलेक्शन कमीशन जिसने वोटर कार्ड जारी किया वही उसको नहीं मान रहा, तो हम क्यों इसको माने? पासपोर्ट लेके आओ। पासपोर्ट बिहार के 1.5% लोगों के पास है, उत्तराखंड के 2% लोगों के पास है। गरीब आदमी के पास कहाँ पासपोर्ट होता है? क्या डॉक्यूमेंट रह गए? तो ये नहीं, परेशान करने की कोई लिमिट होती है जो इन्होंने छोड़ी नहीं। अब इसके बाद देख रहा हूँ कुछ और कोई नई चीज़ मुझे मिल जाए वरना Q&A कर लेंगे। चलिए, तो उस सारे हिसाब से ये नॉट ओनली अननेसेसरी बल्कि ये डेलिबरेट हैरेसमेंट, और उसके पीछे ये क्या NRC थ्रू द बैकडोर, ये बहुत लोग कह रहे हैं। ये सुन के बहुत लोगों के आग लगती है, ये सुन के ये सुनना भी नहीं चाहते। और क्या हुआ था NRC का, आपको याद हो कि असम में NRC गई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, बेसिकली घुसपैठियों को पकड़ने के लिए 19 लाख घुसपैठिए पकड़े गए। लेकिन स्कीम क्यों फेल हो गई? उन 19 लाख में से 14 लाख हिंदू थे। 19 के 19 मुसलमान होते तो काम आसान था कि चलो भाई इनको बांग्लादेश भेजो, हालांकि वो आसान काम नहीं है, आप 19 भेज के दिखा दीजिए। तो लेकिन उस वजह से वो स्कीम फ्लॉप हो गई कि भाई जो बंगाली स्पीकिंग था, हिंदू ब्राह्मण ये वो के था, उनको इन्होंने नेपाली डिक्लेयर, सॉरी फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था NRC में। जबकि 5 साल वो एक्सरसाइज चली और सुप्रीम कोर्ट से सुपरवाइज थी, उसको ये नतीजा निकला। तो हमारे ब्राइट अफसर साहब ने कि साहब जो वो नहीं कर सके लाभ मैं करके दिखाता हूँ। तो इस वजह से ये हो रही है। लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं, उनकी गिनती तो बता दो भाई कितने पकड़े हैं। और 8 करोड़ वहां पे दौड़ाए थे। पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन 1 बिलियन वोटर्स हैं, हम सबको दौड़ना पड़ेगा। पता नहीं आपके हमारे दिल्ली में हो चुका है अभी कि नहीं? चल रहा है। आप लाइए 2002 की डॉक्यूमेंट लाइए, 3 की लाइए, आपके पिताजी आपके दादाजी सब लेके आइए, और उनकी शादी किस उम्र में हुई थी और आप कितना और उनमें कितना गैप है, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं लेके आइए। वो 2002 की वोटर लिस्ट कर रहे हैं। फिर ये बेसिकली आर्टिकल 326 was total inclusion. You are automatically your voters. ये इसको एक्सक्लूजन कर रहे हैं।
अब आपको अगर जो वोटर बना देंगे तो ये इलेक्शन कमीशन की चैरिटी है, आप उनके लिए ग्रेटफुल रहिएगा ज़िंदगी भर कि उन्होंने आपको वोटर रजिस्टर कर दिया, ये उनकी मेहरबानी थी क्या, न कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया। तो ये एट्रॉसिटी की एक लिमिट है। अब प्रशांत भूषण जी चले गए, मुझे बोलने में डर लगता है कि कम से कम कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शब्द निकल जाए तो वो प्रोटेक्शन तो कोर्ट में लड़ लेते। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट तो इसको उन्होंने पूरा कवर प्रोवाइड कर दिया, करो गो हेड। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये है, इस पर तो मैंने कई बार कमेंट भी की हिम्मत करके कि अगर इलेक्शन का कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट उसको लताड़ती है। यहाँ पे क्या किया है, लताड़ने के बजाय कि तुम अगर नहीं करते थे कोई बात नहीं, हम अपने जजेस को भेज देते हैं, वो कर देंगे। मैं हैरान हूँ कि जजेस ने उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कि शायद उनको पेमेंट अच्छा जा रहा हो रहा होगा, इस वजह से नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उनको ऑनरेडियम कितना ऐसा वो मिल रहा हो, लेकिन अगर आई वाज द रिटायर्ड जज और मुझसे कहा जाए कि आप एग्जीक्यूटिव काम, वो भी छोटे लेवल का, पेटी लेवल का, नायब तहसीलदार लेवल का आप जाके करिए, मैं तो न जाता। 750 जजेस उसमें लगे हुए। बंगाल में कम पड़ गए तो वहाँ पे उड़ीसा और झारखंड के भेज दिए। इतनी मेहरबानी। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, लोग देखने में ज़रा क्रूड सी लग सकती है कि कल को ये ट्रैफिक लाइट अगर अच्छी तरह वो कांस्टेबल नहीं चला रहा तो ये कांस्टेबल के बस की रेड लाइट नहीं है, जज साहब, सेशन जज साहब, आप जाके ज़रा ट्रैफिक को रेगुलेट करो ना। ये जो डिसीजन हुआ बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन है। और एक जज साहब ने तो 3 दिन पहले क्या कह दिया, कोई बात नहीं, इस दफ़ा वोट नहीं दे सकते तो आगे दे लेना। यार ये तो टोटली एक फाइंड सॉफ्टर वर्ड कि ये तो नॉट जस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो एक आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड कैसा है, कैसा आप अभी नहीं दे सकते तो आगे दे। इस बीच में तो क्या क्या रेवोल्यूशन हो सकता है, सरकार बदल सकती है सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि जो वोटर जो थे हटा दिए गए, लाखों डिलीट कर दिए गए जो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट जाते। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये पार्टी के वोटर हैं कि नहीं है? बड़ा आसान है। आपने पन्ना प्रमुख का नाम सुना है? सुना है ना? सुना? कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? रात उठाएं प्लीज। पन्ना प्रमुख मैं ताकि समझा दूं। पन्ना प्रमुख आरएसएस के जो वर्कर होते हैं उनको 20 पेज का एवरेज इलेक्टोरल रोल होता है। हर पेज का एक इंचार्ज बनाते हैं कि साहब इस पेज में 5 घर हैं, इनके आप इंचार्ज हैं, और ये इंश्योर करना कि ये वोट जरूर देंगे और हमको देंगे, ये आपका काम है। अगले सेकंड पेज इनको दे दिया कि आपका काम है। तो ये उनके जाते रहते हैं, उनके चाय भी पियेंगे, उनके साथ खाना भी खाएंगे, अपने भी बुलाएंगे, सुबह शाम क्या उनके पकड़ा है सब इनको पता होगा। तो उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का ये भी ओपन होता है। तो वहाँ पे ये बैठे हुए ये बता देंगे कि भाई ये हमारे वोटर हैं, ये हमारे वोटर नहीं है। तो जो नहीं है तो वो हिंदू और क्या मुस्लिम कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम वोटर ही, ए लार्ज प्रोपोर्शन, बियॉन्ड प्रोपोर्शन जरूर डिलीट हुए, लेकिन हिंदू भी खूब हुए हैं। चीफ मिनिस्टर यूपी ने शुरू में प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट दब गया, क्या किस वजह से हुआ मुझे नहीं मालूम कि उनका प्रोटेस्ट का समाधान हो गया क्या हो गया। लेकिन इस तरह केओस करना टोटल उसमें और टू गेट अवे विद इट। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन का एक स्लोगन है, हमारे वक्त ही चला आ रहा है कि और हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, नॉट ए सिंगल वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। एक वोटर, हमारा एक एक वोटर पे एम्फेसिस है, टू दी एक्सटेंट कि हमारा सिंगल वोटर का एक बूथ होता था गुजरात में गिर फॉरेस्ट में, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में 4.5 मिनट तक उस पर वो बोले थे। इत्तेफाक है जिस दिन वो बोल रहे थे उसी दिन मॉर्निंग में उसका डेथ हो गई थी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एक दिन पहले हो जाती है। तो वो ये क्या था, लेकिन वो कहानी इंटरेस्टिंग है कि गिर फॉरेस्ट में एक टेम्पल का पुजारी, वोटर तो है, सिटीजन है, वोट देना है, उसके लिए 6 लोगों की पोलिंग पार्टी जाके पोलिंग बूथ बनाती थी एक दिन पहले।
एक डिलैपिडेटेड टूटी फूटी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की बिल्डिंग थी, उसमें जाके वो उसके लिए पोलिंग स्टेशन बनाते थे। अब वो अगले दिन उसका इंतज़ार करते हैं कि वो सुबह नाश्ते के वक्त आएगा, कि लंच के बाद आएगा, लंच से पहले आएगा, कब आएगा उसकी मर्जी। और जब वोट भी अगर उसने दे दिया तो हम पैक करके नहीं जा सकते, वी हैव टू वेट टिल द एंड। एंड व्हाई आपने तो क्या, तो आप जवाब भी दीजिए कि लीगली somebody may come and say कि जो सुबह वोट देके गया वो बोगस वोटर था, असल वोटर तो मैं हूँ। तो डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना हमारा काम है। इस वजह से 5 बजे से पहले ना, जो कंट्री दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को चला रही है, हिलरी क्लिंटन कहती है ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा इलेक्शन, जो एक वोटर की चिंता रखती है, वहां पे मिलियंस डिलीट हो रहा हो, ये तो कंट्रडिक्शन है। जबकि इलेक्शन कमीशन खुद का स्लोगन है नॉट वन वोटर टू बी लेफ्ट आउट। ये तो मैंने वीर फॉरेस्ट को बताया। हमारा एक पोलिंग स्टेशन है जो हिंदुस्तान के मेन लैंड से 1400 किलोमीटर दूर है और इंडोनेशिया से 180 किलोमीटर पास है। इंडोनेशिया के पास 180 किलोमीटर, हिंदुस्तानी मेनलैंड से 1400 किलोमीटर, वहाँ पे भी हमारा पोलिंग बूथ है। वहाँ पे भी हम इंश्योर करते हैं कि ये वोटर नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ये बच ना जाए, छूट ना जाए। वहाँ भी वही अच्छा इलेक्शन करना है जो हमने कनॉट प्लेस दिल्ली में करना है। गूगल कर लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट इन कार निकोबार आइलैंड। तो जगह जगह हमें एक एक वोटर के, अभी भी हमारे सीईसी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 2 वोटर और 3 वोटर और 10 वोटर वाली अभी भी बूथ भरे पड़े हैं जगह जगह। उसमें हमारे पार्टी 3-3 दिन पैदल लेके नदी नालों को पार करते हुए वहां पहुंचते हैं ताकि कोई छूट ना जाए। इस बैकग्राउंड में हमारे लाखों क्या करोड़ों वोटर डिलीट कर दिया जाए तो ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है। और इस पे इंसाफ कौन कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट, जिनके एक जज साहब ने ये कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना वो। तो चलिए अब अगले वोट तक इंतजार करते हैं। धन्यवाद। क्या मांगा है? So that's very important. Can they give an affidavit that one single voter? नहीं, अब जैसे एफिडेविट तो इन्होंने मांगा था लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी, उसने कंप्लेंट की कि भाई बहुत सारे डिलीशन इलीगल हुए हैं और कर्नाटक में हुए थे 6000। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, नेशन वांट्स नो क्वेश्चन, उसको भूल जाए। उसके जवाब में मैंने कहा था कि साहब आप भी एक एफिडेविट दे दीजिए कि अब जो आपने रोल छाया किया इनमें एक भी ओमिशन और डिलीशन नहीं है, बता दीजिए कि एक भी मिस्टेक होगी तो आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी है, ये लिए आप भी एफिडेविट दे दीजिए। अब जनता से एफिडेविट मांगा जा रहा है तो जितनी डॉक्यूमेंटेशन एफिडेविट जितना ज़्यादा मुश्किल किया जा सकता है कि ताकि ये आपको वोटर बनाना आपके ऊपर एहसान है। बस ये याद रखिएगा, ये आपका कोई राइट वाइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये इसकी कितनी इज्जत हम करें, लेकिन ये आपका राइट नहीं है। राइट तो आपको ये इलेक्शन कमीशन देगी अगर देना चाहेगी तो। इवनिंग एवरीवन, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे बोलना भी है। इट वाज सो इंटरेस्टिंग व्हाट द फॉर्मर सीईसी वाज सेइंग। ओके, सबसे अंत में बोलने का ये एक ही फ़ायदा है कि बाकी जिन्होंने सब कुछ बोल गया वो नहीं बोलने आए। तो मैं सोच रही थी जब प्रशांत भूषण जी ने और पन्ना जी ने आपने कहा कि वो कह रहे थे कि वोट जो है अब सरकार बताएगी कि आप आपका वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हालांकि जो रूल्स है जैसे former CC has told us, that is completely opposite. I was thinking about an experience that I had several years ago at an Israeli airport, Tel Aviv. You know, I thought I have my ticket to come back to India, this is Istanbul, and I was trying to enter.
then there was this official who came and said, "We will call you in. Just because you have a ticket doesn't give you the right to enter the airport." I never forgotten that, because every time I enter an Indian airport, I look at myself, I said, I look at it, this is the right. But look what is happening there. They will बुलाएंगे तो आप आएंगे. Okay? So ये वाली चीज़ अब जब आप लोगों ने बात कर रहे थे, I was thinking about that experience. Okay? And इज़राइल के बारे में आज के डेट पे कम बोला जाए तो बेहतर है. So, but I was just thinking about what kind of a state and what kind of a relationship that state with people and its citizens and foreigners have. Okay, so the rule was the same. Because I thought maybe I'm a foreigner, I have a foreign passport, so I was asking everyone, listen, they will call you, okay, in batches, things like that. So now another thing I was thinking about, जब सी ज्ञानेश कुमार की बात उन्होंने वो कहा कि बहुत सारे फॉरेनर्स आ गए हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में घुसपैठिया आ गए हैं. I was thinking about a former CC, शब्देर सर, जो मैं आसाम से आती हूँ. 1970, around 1978, in a meeting of election commissioners, I think it was somewhere in a southern state, he addressed the election commissioners and he talked about Assam, and he said that we suspect that there are a lot of foreigners there. And that little point, that thing, which was not even widely reported forget Assam, okay? That was the only point that was picked up later to put together the anti-foreigner agitation in Assam in 1979, and the result of which was the NRC, the result of which was the 19 lakh people outside of suspected citizens, the result of which was the D-voter, what a lot of people have talked about, the result of which was the foreigners tribunal. ये कभी मैं एक्चुअली एक जर्नलिस्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, और तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो 19 जजेस हैं वो क्या है, वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ही है ना. You think of it, it's the treatment is the same. We may not, when you look at the foreigners tribunal का जो सर्कुलर भारत सरकार का, उसमें खाली आसाम का नहीं है नाम, पूरे भारत का नाम है. जब आप देखेंगे बहुत सारे आसाम के जो एनआरसी को लेके जाने के लिए जितने रूल्स बनाए गए उसके सर्कुलर्स है, इट्स ऑल इंडिया. इट्स अनदर थिंग दैट आसाम में हो रहे हैं, बिकॉज 1985 के असम अकॉर्ड में it was one of the provisions was given that electoral rolls देखा जाएगा, culture और ये सब बचाने के लिए. तो that has been weaponized, we have seen over the last, particularly by various governments, but particularly in the last 10-11 years we have seen this. So when I was thinking about this whole SIR thing, I was looking at 90 lakh people. हम 19 lakh में international headlines hit कर रहे थे, अब 90 लाख आ गए हैं. 90 लाख में 99 लाख में अगर आप देखेंगे, जैसे कुरेश आपने बोला कि ज़्यादातर हिंदूज हैं, ठीक है, और 90 लाख में ज़्यादातर हिंदूज ही है. सो फाइनली ये हिंदू मुसलमान वाला भी अगर आप देखें तो किसको इफेक्ट हो रहा है, मुझे ये सवाल मेरे मन में एज ए जर्नलिस्ट है, बिकॉज दिस इज ए हिंदुत्व सरकार. So I need to have that question on top of my mind. Second thing is Mahila. I had done a lot of ground reports for the Wire at the time, and I particularly looked into the women's cases. जो D-voter माना गया, जेल में डाले गए, मतलब डिटेंशन सेंटर में, फैमिली से दूर, फिर उनके NRC में नाम कैसे आएगा, बिकॉज दादा नाना ये उनका सब खबर लाओ,
फादर का लिंक होना पड़ेगा, शादी करने से नहीं होगा, यू नो. सो देन व्हेन आई वाज लुकिंग एट दैट आई फाउंड both Muslim and Hindu women, the similarity was that they were poor, they were from rural background, they had no education. That was something I saw. But बाकी 18 साल से पहले शादी हो गई, तो अगर हस्बैंड के साथ जुड़ गए. So when I was asking all these women कि आपको कैसे आपका दादा नाना के साथ अपने कभी सिर्फ वोट कभी दिए ही नहीं हमें वहाँ, कि मेरी जो शादी हो गई थी, मैं छोटी थी, मैं 16 साल में, किसी का 14 साल में, किसी में 50 साल में शादी हो गई, अब तो मेरी जिंदगी नहीं है. So she was not, so many women were not able to understand कि भाई मैं कैसे बाहर हो गई, मैं तो हस्बैंड के साथ हुई. So this is something that was so difficult to make them understand that आपने क्योंकि आपका लिंक और क्या है, आपने तो पढ़ी नहीं, आपने ना स्कूल गए वहाँ पे आपका फादर के घर से, तो आपका कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं है, ना आपका कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट, आपका कुछ नहीं है. तो क्या है हम उनके पास जब कुरैशी साहब ने बोला, वही सेक्शन है that it is a right. It's not a right granted by the other side, the government of the day. It is, or even by election commission. It is a right they have. It's a right inherently every citizen have. Otherwise हम democracy कैसे हैं? We are a democracy, वो भी तो है. So this is what I was thinking about, as a journalist. And as a northeasterner and as someone from Assam, I'm actually very worried seeing SIR, because citizenship का जो issue है, ये never ending issue है. इस पे आप बहुत इलेक्शन खेल सकते हैं, इस पे आप बहुत सारे लीडर्स बना सकते हैं, इस पे आप खाली लोगों को लाइन में लगा सकते हैं. और ये जो सरकार ये लाइन में लगाने तो माहिर है, इतना तो मैं एज ए जर्नलिस्ट भी कहूँगी. ठीक है, आप कहीं में भी डिमोनेटाइजेशन भी आप लाइन पे ही लगे. ठीक है, कोविड में भी आप लाइन लग के रास्ते में चले गए अपने घर, तो हर जगह आपका लाइन का है. So it's a line is such an interesting thing, I was thinking about recently I met a local artist, in Assam, who said कि मैं line पे खेलता हूँ. I said आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम जब रजा की बात करते हैं वो बिंदु पे खेलते हैं. ठीक है, so it's like so this is what जो है अभी. तो citizenship is something, इसमें सवाल ला दिया गया. और as a journalist I'm also looking at this entire ये जो ढांचा है, ये मैं म्यांमार को भी देख रही हूँ. म्यांमार में भी जब रोहिंग्यास को बाहर निकाला था, ये एकदम से नहीं निकाला था, ये यही सब प्रोसेस ये वो, और उनको क्या बोल के निकाला गया, इंडियन बोल के निकाला गया. इनको एक शब्द इस्तेमाल होती है इनके लिए, काला. काला मीन्स who are these people? They were during the British India. They came from what is today Bangladesh, जो border share करता है, वहाँ से laborers basically लाए गए काम करने के लिए. अभी हमारे जो असम में Muslims है of East Bengal origin, there are a lot of Hindus also of East Bengal origin. तो वो भी ऐसे काम के लिए ही आया था, एक ही भारत था ब्रिटिश इंडिया. सो वो लोग आए थे, तो एकदम से उनको क्या पता था कि कागज कलम तैयार करके रखना सब कुछ, कि पता नहीं कब पूछ दे कि तुम कौन हो. So particularly when you go onto the ground as a journalist, asking people आपके पास क्या कागज है क्या नहीं है, it's a very interesting story that unfolds. And then you realize that you cannot play religion there actually. The people that you throw out are actually poor people with very little agency actually. आप और मैं अगर नंदलाल बोस के 2 फैमिली मेंबर्स निकल गए, ये न्यूज़ होगा. कोई आर्मी का सर्व करने वाला मुसलमान निकल गया असम में, वो स्टोरी होगा. लेकिन जिसका कुछ भी नहीं है, वो जब मतलब इतना कुछ नहीं है, वो लेबरर है, वो कहीं किसी के घर में जाके 400 रुपया में मजदूरी करता है किसी के घर पे, तो उसका स्टोरी आप नहीं सुनेंगे, ना उसके बारे में पढ़ा जाएगा. सो द साइलेंट जो एक पॉपुलेशन है उसकी अटैक हो रही है, मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट. So because it is almost like a deja vu for me,
when people were talking about all of this, I said, how is it that they are not looking at Assam? How is it that they are not looking at the Assam model? हर समय तो गुजरात मॉडल के बारे में नहीं बात करेंगे ना, तो असम मॉडल भी है भाई. सो ये जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू से अबाउट CAA. 19 लाख पीपल जो असम से बाहर हैं, ज़्यादातर लोग हिंदूज हैं. उनको बार बार उनका वोट लिया जाता है सेइंग दैट आपको CAA जो पास कर दिया है, असम को तो शेड्यूल्ड एरियाज जो 6 शेड्यूल एरियाज है उसी को ही तो इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी एरियाज इंक्लूडेड है, तो आपको हम सिटीजन बना देंगे. कैसे बनाएंगे आप, जब इन्होंने बता दिया थ्रू एन ऑफिशियल सिस्टम, they participated in NRC and said we came before Bangladesh was born. When बांग्लादेशी नहीं था, तो आप कैसे इन लोगों को, हिंदुओं को कैसे बना देंगे आप CAA में के थ्रू, आप कैसे बनाएंगे? तो बांग्लादेश तो नहीं था उस टाइम. एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम. एंड नाउ जब सिस्टम सब आपको समझ में आया, गोल पोस्ट ही दूर कर दिया, बोले कि हम NRC नहीं मानेंगे. Okay, so now Assam, Bengal, I am actually I need to look into a little bit more, because मुझे लगता है जो बांग्लादेश से, आज के डेट में बांग्लादेश से जो भाग के आए हुए बहुत हिंदूज हैं, असम में भी है, त्रिपुरा में भी है, इसको there is no denying, people are coming. Okay, so because it is natural. On the other side you have family, and if you are seeing some sort of possibility of a better life, you will move. Migration is a reality of the civilization. कोई man-made द्वार रास्ता कभी बंद कर पाए हैं क्या? नहीं गवाए हैं, नहीं तो ये आर्यन थ्योरी होता ही नहीं. So now the point is, I don't know कितने लोग SIR में जो ये हिंदूज बाहर है, वो CAA में के अंदर eligible होंगे, because there is no NRC there. So I think they have understood, whoever is doing that, whoever is behind this great blueprint, have understood the Assam folly, But my heart goes out to the people of Assam, of 19 lakh people. ये लोग अभी भी कुछ ना इधर के हैं ना उधर के हैं ये लोग. तो almost like a stateless situation, but we don't talk about their statelessness. बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको रोक दी गई है. NRC को तो ऐसे अपील भी हो रही है अब सुप्रीम कोर्ट में. और उसके बाद इनको अभी जो किसी ने पूछा था कि अगर ये स्टेटलेसनेस हो जाता है या सिटीजनशिप पे आ जाती है, तो फिर ये कितने पॉलिसी पे इनका जो स्कीम्स है उसमें उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. असम में अभी भी मिल रहा है, ज़्यादातर लोगों को मिल रहा है, बिकॉज दे रियलाइज दैट. तो मुझे लगता है ये SIR इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी एज इन बंगाल एज अ जर्नलिस्ट, कि मैं देखूंगी ये कैसे जाता है, where it forks into two, so that is something as journalists we all need to document the times that are. And so ये citizenship का जो ये issue है, which is directly linked to voting and also democracy, let's not forget. So ये जो trajectory है, इस पे कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम सब एक साथ जर्नलिस्ट होकर देखेंगे. और क्या पता ये सब स्टोरी पब्लिश भी हो पाए, आजकल वो भी प्रॉब्लम हो रहा है. थैंक यू. सुना आपने, तो आज क्या वही रास्ता फिर अपनाया जा रहा है जैसा ब्रिटिश ने अपनाया था? क्या हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा करके असली मुद्दा मताधिकार छिपाया जा रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है. इस वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार है. ये अधिकार किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, संविधान की शक्ति है. अनुच्छेद 50 और 51 संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा बताते हैं. अगर चुनावी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए तो लोकतंत्र की आत्मा कमज़ोर होती है. सबसे बड़ा सवाल जो उठाया गया है, जिसे आपको समझना है, क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है, क्या वो सच में आम नागरिक के लिए है?
क्या उसकी ज़रूरत जो मूल भारतीय हैं उनके लिए है या नहीं है, इसको भी आपने सुना होगा। क्योंकि ज़्यादातर समरी रिवीजन होता आया है और समरी रिवीजन में सब कुछ सही चल रहा है। ये अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों हो रहा है, इसकी मंशा को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक नया रोल लागू ना हो, एग्जिस्टिंग रोल ही स्टिल ऑपरेशनल रहता है, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है 9 मुजरिम छूट जाएं तो चलेगा, लेकिन एक गुनाह को सजा ना मिले। इसी तरह कहा जाता है कि अगर एक वोटर भी हटा दिया जाए तो वो गलत है। जी हाँ, और ये वोट किन के काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, ये सब आपने सुना और जाना। पहले राहुल गांधी जब ये इस चीज़ को लाते थे तो लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो वोट जो कटते थे दूर दराज के इलाकों में आते थे और वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब तो सबकी आँखों में के सामने हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। आगे क्या होगा द स्वतंत्र पे बताया जाएगा। नमस्कार।